चलो आज अपन पढ़ेंगे बैलेंस शीट और बैलेंस शीट के एलिमेंट्स। कल अपन ने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपन ने पढ़ा कि जो सारे इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, उसको अपन कहाँ लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में एक्सपेंसेस को। और जो इनडायरेक्ट नेचर की इनकम होती है, इनडायरेक्ट नेचर की जो इनकम होती है, उसको अपन कहाँ लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट को। ठीक है, तो ये अपन ने कल पढ़ा था, फॉर्मेट भी लिख के लिया था। ठीक है, उसके बाद देखो ओवरऑल एक्सपेंसेस के को दो पार्ट में बांटा जाता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड सेकेंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब जो एक्सपेंडिचर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो ट्रेडिंग अकाउंट को जाएंगे, या तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जाएंगे। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट को जाएंगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जाएंगे। ठीक है, तो रेवेन्यू नेचर के जो खर्चे होते हैं, जो बिजनेस चलाने के लिए किए जाते हैं, उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बांटा जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग को, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफर किए जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट्स परचेस करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, उसको अपन बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई भी एसेट परचेस करने के लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं, उसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अब अपने को यहाँ से देखना है, जब भी तुम लोगों को ट्रायल बैलेंस गिवन हो, उसके डेबिट साइड में सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर गिवन होंगे। ठीक है, ये सारे खर्चे, रेवेन्यू नेचर के खर्चे कहाँ चले जाएंगे, रेवेन्यू नेचर के खर्चे कहाँ चले जाएंगे, टीडी या पीडी में। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ चले जाएंगे, एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये कह दिया आपने को ट्रायल। वैसे ही इनकम के भी दो पार्ट होते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट है डायरेक्ट इनकम या फिर रेवेन्यू इनकम करो, और कैपिटल इनकम। ठीक है, रेवेन्यू इनकम मतलब जो डायरेक्ट नेचर की इनकम है, जिसके लिए अपन ने बिजनेस किया है, और इनडायरेक्ट इनकम जो सब्स्टिट्यूट तरीके से अपने को मिली है, बिजनेस एक्टिविटी करने के बाद कुछ इनकम अपने को इनडायरेक्टली जनरेट हुई है, या बिजनेस सोर्स से इनकम जनरेट ना होकर किसी और सोर्स से इनकम जनरेट हुई है, जैसे इंटरेस्ट वगैरह ये सब। और कैपिटल इनकम मतलब कोई एसेट सोल्ड किए, उससे मिलने वाली इनकम, कैपिटल बिजनेस में लाया, उससे आने वाला फंड, इन सबको अपन कैपिटल इनकम में ब्रॉडली बोल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कैपिटल में यहाँ पे इशू हो सकता है, पर ठीक है, तो अभी के लिए तुम लोगों को ये समझना जरूरी है। तो जैसे अपन ने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के डेबिट आने वाले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को टीडी या पीडी में डाल दिया, वैसे ही ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में अपने को डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम दिख के आएगी रेवेन्यू नेचर में, और कैपिटल नेचर में अपने को कैपिटल एसेट सोल्ड ये दिख के आएगा। ठीक है, तो ये जाएगा अपना टीसी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट, या पीसी प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट। और कैपिटल इनकम जो है, ये हमेशा कहा जाएगी लायबिलिटी
साइड में या फिर एसेट्स में से लेस। ठीक है, मैं बार बार ट्रायल बैलेंस से कोरिलेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अपने को एग्जाम्पल में ट्रायल बैलेंस गिवन होगा, उसमें अलग अलग आइटम दिए होंगे और आइटम देने के बाद अपने को उन आइटम्स को फाइनल अकाउंट में बांट लेना है, फाइनल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो फाइनल अकाउंट के अपने को 2 स्टेटमेंट बनाना है जिसमें इनकम और पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में अपने को बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बैलेंस शीट से अपने को बनाना है पोजीशन स्टेटमेंट में अपने को बनाना है बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये लिख लो थोड़ा सा। चलो लिख लिया, फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं। आज अपन बैलेंस शीट का के एलिमेंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट। क्या देखना है अपने को? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अब अपने को सीखना है। बैलेंस शीट ये फाइनल अकाउंट का एक स्टेटमेंट है जिसको पोजीशन स्टेटमेंट ऐसा भी बोला जाता है, इसको पोजीशन स्टेटमेंट ऐसा भी बोला जाता है। उसके बाद बैलेंस शीट बनाते वक्त अपने को 2 साइड देखने मिलेगी, जिसमें फर्स्ट साइड है लायबिलिटी और सेकेंड साइड है एसेट्स। ठीक है, तो लायबिलिटी साइड और एसेट्स साइड। बैलेंस शीट अपने ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन बताती है कि एक पर्टिकुलर डेट पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटीज कितनी है, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन का बाहर का देना कितना है या ओवरऑल देना कितना है, और अपने ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स्ड और करंट ये दोनों टाइप की एसेट्स कितनी है जिससे कि लायबिलिटीज का पेमेंट हो सके। अपन ने पढ़ा है अकाउंटिंग इक्वेशन में हमेशा एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी होता है, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी होता है। ये अपन ने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा हुआ है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे थे कि अपन ने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा है जिसमें एसेट इक्वल्स टू क्या होती है? लायबिलिटी। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे बैलेंस शीट और बैलेंस शीट में क्या किया जाता है। बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट बोला जाता है। बैलेंस शीट में 2 साइड्स होती है, लायबिलिटी साइड और एसेट। ठीक है, फिर लायबिलिटी वहाँ पे क्रेडिट और डेबिट ऐसे साइड में होके एसेट्स और लायबिलिटी साइड होती है। ठीक है, लायबिलिटीज में आता है कैपिटल और आता है थर्ड पार्टी लायबिलिटी। ठीक है, कैपिटल को ओन लायबिलिटी भी बोला जाता है, खुद की ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी जो कि बाहर पे करने की जरूरत नहीं है, और थर्ड पार्टी लायबिलिटी जो बाहर वालों को देना है वो लायबिलिटी। फिर इसमें होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म मतलब ज़्यादा पीरियड के लिए लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, ठीक है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की लायबिलिटी। उसके बाद करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मतलब वो लायबिलिटी जो अभी की अभी पे करने की जरूरत है, जैसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब जब करंट अकाउंट पे
बैंक अपने को फैसिलिटी देती है कि अपन एक्सेस अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, उसको क्या बोला गया है, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर, जो अपने को गुड्स का सप्लाई करते हैं, ठीक है। मैम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या आएगा, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब वो लायबिलिटी जिसका पेमेंट अपने को लॉन्ग टर्म तक करना है। जैसे अपन ने बिजनेस के लिए कुछ टर्म लोन लेके रखा है, जिसका ईएमआई अपन 5 साल 10 साल तक भरने वाले हैं, तो वो होता है बिजनेस की लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जैसे कोई बिल्डिंग ली, बिल्डिंग लेने के लिए, बिल्डिंग अपनी एसेट है, बिल्डिंग लेने के लिए अपन ने कोई लोन पास करवा लिया जिसका ईएमआई अपन हर साल भरेंगे, हर मंथ में भरेंगे और कुछ सालों तक 5 साल 10 साल तक उसका ईएमआई भरेंगे, उसको बोलेंगे अपन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मतलब अपन ने 1 से 2 साल के लिए कुछ लोन लिए होंगे, छोटे मोटे बैंक लोन वगैरह या लेंडर से, साहूकारों से जो लोन लिया जाता है उसको अपन शॉर्ट टर्म लोन बोलेंगे। करंट लायबिलिटी में करंटली अपने को जो पे करना है, जैसे कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को गुड्स सप्लाई करने वाले सप्लायर हो, उनको क्रेडिटर्स ऐसा भी बोला जाता है, उनको ट्रेड पेएबल ऐसा भी बोला जाता है। ट्रेडिंग की वजह से जिनको अमाउंट पे करनी है उनको ट्रेड पेएबल ऐसा भी बोला जाता है। तो अपनी करंट लायबिलिटी, करंट मतलब क्या, चालू, और लायबिलिटी मतलब क्या, जिम्मेदारी। तो अभी के अभी जो जिम्मेदारी पे करने की जरूरत हो सकती है उसको करंट लायबिलिटी ऐसा बोला जाता है। और इनमें ये तो बाहर पे नहीं करनी पड़ती, ये ओनर्स को देना पड़ता है, इसलिए इसको ओनर्स फंड ऐसा भी बोला जाता है, ठीक है। थर्ड पार्टी लायबिलिटी, ये बाहर से ली जाती है, ठीक है, और ये बाहर वालों को देना होता है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट तुम लोगों को समझाया कि अगर करंट अकाउंट पे बैंक अपने को कोई ऐसी फैसिलिटी दे कि अपन हम लोग कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉ कर सके, तो उसको अपन बैंक अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट ऐसा बोलेंगे। उसके बाद बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल मतलब ये इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। ये क्रेडिटर्स के अगेंस्ट अपन लिख के दे सकते हैं, कोई क्रेडिटर्स है उसको अर्जेंट वांट है पैसों की, तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिख के अपन उसकी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ये एक बिल्स पेएबल है, इस पर थोड़ा सा अपन और ज़्यादा डिस्कशन आगे जाएंगे तब करेंगे, पर एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, क्रेडिटर्स का देना देने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। और कुछ लैग पीरियड अपन बिल्स पेएबल लिख के देने की वजह से अपने को मिल जाता है, ठीक है। वो कैसे वर्किंग होता है ये अपन आगे जाके पढ़ेंगे, पर आज इतना ध्यान रखो कि बिल्स पेएबल ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की लायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद बैंक लोन हो गया, टर्म लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बिल्स पेएबल हो गया, उसके बाद क्रेडिटर्स हो गए, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ खर्चे जो आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है, ठीक है, वो अपनी क्या है, करंट लायबिलिटी है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्री रिसीव्ड इनकम, कुछ इनकम अपने को एडवांस में मिली है और अपन ने उसकी सर्विसेज सामने वाले को नहीं दी, तो क्या होगा वैसे केस में अपन इस इनकम को रीपे करने के लिए लायबल होंगे। जैसे कि तुम लोगों ने मेरे को ट्यूशन फीस एडवांस में दे दी, ठीक है, 12th की, और फिर तुम लोगों ने बोला कि मैम हम 12th में क्लास नहीं लगाना चाहते, तो मेरे को ये इनकम तुमने 11th में दे दी थी, तो मेरे लिए ये क्या थी, प्री रिसीव्ड इनकम। अगर मैं 12th का क्लास नहीं लूँ और तुम लोगों ने पैसे दे दिए, तो मैं क्या कर दूंगी, ये पैसे तुमको रिफंड, इसलिए ये मेरी क्या है, करंट लायबिलिटी मानी जाए, ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब कुछ सैलरी पे करना थी मेरे को एम्प्लॉय को, वो मैंने पे ही की है, बट अब मेरे को कितने दिन, 8 दिन 10 दिन 15 दिन में उसको डाल सकती हूँ, और मेरे को उनकी सैलरी या वो खर्चे पे करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लायबिलिटी साइड में ऐसे बहुत सारे लायबिलिटीज आती हैं। उसके बाद एसेट्स थोड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है। एसेट्स में सबसे पहले तो आता है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड
एसेट, जो एसेट्स फिक्स्ड होती है एक बार ऑर्गेनाइजेशन में ले ली, ऑर्गेनाइजेशन ने ये एसेट्स को एक्वायर कर लिया तो इसको 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, वैसे एसेट्स को फिक्स एसेट्स बोला जाता है। इसमें फर्दर 2 टाइप्स अपने को देखने मिलेंगे, जिसमें टेंजिबल और इंटेंजिबल। पहले इंटेंजिबल लिख लो, इंटेंजिबल एंड टेंजिबल। इंटेंजिबल एंड टेंजिबल फिक्स एसेट। इंटेंजिबल फिक्स एसेट मतलब जो एसेट्स अपने को दिखाई नहीं देती लेकिन उनका एग्जिस्टेंस अपने को समझ में आता है, ऐसे एसेट्स को अपन इंटेंजिबल एसेट ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो गुडविल हुआ, पेटेंट हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, कॉपीराइट हुआ, ये सब क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। ठीक है, उसके बाद टेंजिबल एसेट्स मतलब वो सारी एसेट्स जो अपने को दिखती है, जिसको अपन देख सकते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर सकते हैं और जिनको अपन छू सकते हैं, ऐसे एसेट्स को टेंजिबल एसेट्स ऐसा बोलेंगे। तो टेंजिबल एसेट्स में आएगा प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर, प्रिंटर, ठीक है, उसके बाद क्या होगा और ठीक है, और कुछ याद आता है तो वो ले लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फैक्ट्री साइड, ठीक है, लैंड, ओनली लैंड। ठीक है, ये सब क्या है, टेंजिबल नेचर के एसेट है, इनको अपन देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिक्स्ड एसेट हो गई। फिक्स्ड एसेट में इंटेंजिबल एसेट मतलब ऐसे एसेट, ये तो अपन ने 11th के इंट्रोडक्शन में पढ़ा है, ऐसे एसेट जिनका एग्जिस्टेंस अपने को दिखाई नहीं देता लेकिन होता है, महसूस होता है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर सालों से कोई बिजनेस कर रही है तो उसका गुडविल मार्केट में क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से उसको फ्यूचर में एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलने में हेल्प होती है। तो उसका वैल्यूएशन अलग अलग टाइम पीरियड पे कर सकते हैं, उसका पूरा डिटेल चीज़ तुम लोगों को 12th में पढ़ने मिलेगी। तो ये प्रेस्टीज वैल्यू होती है, गुडविल जिसको बोला जाता है। उसके बाद पैटेंट्स, पैटेंट राइट होते हैं, पर्टिकुलर गाड़ियाँ बनाते हैं, उसके जो इंजन मशीनरी वगैरह, इंजन में कोई टेक्नोलॉजी वगैरह है तो कोई ऑर्गेनाइजेशन उस टेक्नोलॉजी को ढूंढती है और अपने और प्रोडक्ट में यूज़ करती है, मोबाइल में, गाड़ी में या किसी और चीज़ में, तो फिर उसका राइट वो अपने नाम पे कर लेती है, जिसको पेटेंट राइट ऐसा भी बोला जाता है। तो उसके बाद लोगो वगैरह ये भी ट्रेडमार्क में रजिस्टर कर लिए जाते हैं ताकि कोई अपने नाम का या अपने ट्रेडमार्क का गलत इस्तेमाल नहीं करे। उसके बाद कॉपीराइट, कॉपीराइट कर लिया जाता है, तो पर्टिकुलर क्या बोलते हैं, बुक्स हुई या फिर पर्टिकुलर कोई राइट क्या बोलते हैं उसको, कोई नॉलेज है जिसका यूज करके अपन कोई चीज़ बनाने वाले हैं तो उसके लिए कॉपीराइट रजिस्टर कर लिया जाता है। सेम टू सेम प्रोडक्ट कोई ना बना सके, इसलिए कॉपीराइट एक्ट के हिसाब से रजिस्टर किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब वैसे दिखाई नहीं देती है लेकिन पेपर के फॉर्म में डॉक्यूमेंट्री ये अवेलेबल होती है या इनके लिए कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट के जैसा होती है। इसलिए ये इंटेंजिबल एसेट्स हैं। टेंजिबल एसेट्स मतलब ऐसी एसेट्स जो कि अपने पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में फैक्ट्री में दिख के आएगी। प्लांट एंड मशीनरी प्रोडक्शन के लिए, लैंड एंड बिल्डिंग फैक्ट्री के लिए, ठीक है, उसके बाद या शॉप के लिए, उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, उसके बाद यूज टूल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कंप्यूटर हुआ, प्रिंटर हुआ, फैक्ट्री साइड हुई, लैंड हुई,
ये सब क्या है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स है। ठीक है, सेकेंड टाइप है एसेट्स का जिसको बोला गया करंट एसेट। क्या बोला गया, करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स में फिर अपने हाथ में रहने वाली कैश, जिनको अपन तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सके, ऐसे एसेट्स को करंट एसेट ऐसा बोला जाता है। तो कैश हुआ, बैंक हुआ, बैंक का बैलेंस हुआ, उसके बाद इन्वेस्टमेंट हुई, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हुई। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो डेटर्स, स्टॉक, बिल्स पेएबल, अपने कस्टमर है, डेटर्स, स्टॉक, कुछ माल बचा हुआ है पिछले साल का जो अपना बेचा नहीं गया। ठीक है, पूरे साल भर में क्लोजिंग में कुछ स्टॉक बच गया है तो अपना एसेट है। डेटर्स, अपने कस्टमर के पास से जो पैसे अपने को रिसीव होना है, ये अपनी एसेट है। ठीक है, तो ये हो गया कैश, इन्वेस्टमेंट, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, उसके बाद बिल्स पेएबल, रिसीवेबल, जिनके पैसे अपने को मिलना है। जैसे मैंने तुम लोगों को बोला था कि क्रेडिटर्स का ऑब्लिगेशन पे करने के लिए अगर अपने पास पैसे नहीं है तो अपन बिल्स पेएबल लिख के दे सकते हैं। वैसे अगर कस्टमर अपने को पैसे नहीं दे पा रहा है तो अपन उससे बिल्स रिसीवेबल ले सकते हैं और कुछ लैग पीरियड के लिए उसका इस्तेमाल अपन कर सकते हैं। तो ये ऐसे एसेट्स है जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सकती है, उसको करंट एसेट ऐसा बोला जाता है। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो खर्चे अपन ने पे कर दिए हैं एडवांस में, वो क्या है, अपनी एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तुम लोगों ने मेरे को सैलरी, मेरे को मेरी ट्यूशन फी एक्स्ट्रा दे दी थी तो तुम लोगों ने क्या लिखा था उसको, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर मैंने तुम्हारी कोचिंग्स नहीं ली तो तुम लोग वो जो ट्यूशन फी मेरे को पेड कर चुके हो वो क्या लेके करोगे, वापस लेके चले जाओगे। इसलिए इनकम मेरी थी पर एक्सपेंसेस तुम लोगों का था। तो मैंने अगर एडवांस ट्यूशन फी ली है तो मेरी प्री रिसीव्ड इनकम है, तो मेरी लायबिलिटी है। लेकिन तुमने अगर कोई खर्चा एडवांस में पे किया है तो तुम्हारे लिए वो क्या है, एसेट है। मैं अगर मेरे एम्प्लॉयज को 10 महीने की सैलरी एडवांस में दे दूँ तो मैंने क्या किया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस किया है। अगर एम्प्लॉय मेरे को 10 साल के लिए 10 महीने के लिए या जो भी कुछ पीरियड है, जितने पीरियड के लिए मैंने उसको एडवांस में सैलरी पे की है, वो अगर उतने दिन मुझे सर्विसेज नहीं देता है तो मैं क्या करूँगी, उससे वो अमाउंट वापस रिकवर करूँगी। ठीक है, तो उसको बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। उसके बाद आउटस्टैंडिंग इनकम, कोई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे अभी तक फीस नहीं पे की है, कॉलेज है जिसको तुम लोगों ने फीस नहीं पे की है, या कोई भी तरीके की इनकम, सपोज कॉलेज है, कॉलेज ने मेरे को सैलरी पे नहीं की है, तो ऐसे सिचुएशन में वो मेरी क्या है, आउटस्टैंडिंग इनकम, और वो मेरी क्या है, एसेट है, क्योंकि मेरे को उनसे लेना है तो वो अभी तक मुझे पे नहीं कर। ठीक है, तो मेरी एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, कोई खर्चा ज़्यादा दे देना या एडवांस में आगे का खर्चा दे देना, वो प्रीपेड एक्सपेंसेस बोला जाता है। कोई इनकम मिलना बाकी होना, वो भी अपनी एसेट मानी जाती है, उसको आउटस्टैंडिंग इनकम बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ आइटम्स है, एलिमेंट्स है जो कि बैलेंस शीट में अभी तुम लोगों को देखने मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे कुछ है, अपन फॉर्मेट लेंगे ही वैसे, और उस फॉर्मेट में ये सारी चीज़ें कैसे लिखी जाती, कौन सी साइड कहाँ निकाली जाती, ये सब अपन पढ़ने वाले। पर बैलेंस शीट को डेबिट क्रेडिट साइड होती है क्या, नहीं, बैलेंस शीट को कौन सी साइड होती है, लायबिलिटी और एसेट। ठीक है, समझ में आया। तो ट्रायल बैलेंस के सारे कैपिटल नेचर के जो खर्चे हैं और इनकम है उसको अपने को कहाँ बाइफरकेट करना है, लायबिलिटी और एसेट में। एक बात और ध्यान रखना, हमेशा लायबिलिटी में या एसेट में पर्सनल एंड रियल अकाउंट ही रहेंगे, कभी भी नॉमिनल अकाउंट्स बैलेंस शीट में ना लायबिलिटी में आएंगे ना एसेट। ठीक है, ना लायबिलिटी में आएंगे ना एसेट में। लायबिलिटी बैलेंस शीट में हमेशा अपने अकाउंटिंग रूल के हिसाब से आने वाले पर्सनल और रियल अकाउंट ही यहाँ पे आएंगे।
ठीक है, सारे नॉमिनल अकाउंट्स ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा अपना एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन। अभी अपन अगले लेक्चर में क्या देखेंगे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ठीक है, वहाँ पे मैं और भी जो जरूरी लगे उन लोगों को बता दूँ, इसको लिख लो।